अगर भूपेश बघेल की छवि को देखा जाए तो धूमिल करने का प्रयास किया गया, और वो भी ठीक एन जो है चुनाव से ठीक कि अगर भूपेश बघेल इस पूरे के पूरे मामले में निर्दोष हैं तो क्या ये साजिशन उनकी जो छवि खराब करने का पूरा प्लान था, छवि खराब करने का पूरा जो कह सकते हैं कि चुनावों से पहले पूरा मामला था। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी भी जो है पूरी तरह से महादेव बैटिंग ऐप, ये एक ऐसा नाम एकदम से उछल कर आया जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटियों का नाम आया, फिर उसमें रणबीर कपूर थे उसमें, और भी कई यहाँ पर जो है बॉलीवुड के सेलिब्रिटियों का नाम आया। और नाम ये आया कि जो महादेव बैटिंग ऐप है इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है और इसके जरिए कहीं ना कहीं पैसों की हेराफेरी यहाँ पर कई लोगों के द्वारा की गई जिसमें शामिल रहे। बहरहाल जब ये पूरा मामला निकल कर सामने आया तो लगा कि इसमें बॉलीवुड के कुछ लोग शामिल हैं और कुछ और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र की शख्सियत शामिल है। लेकिन जब यहाँ चुनावी माहौल देश में चल रहा है, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें से यहाँ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव था और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव 2 चरणों में होना था, जिसमें पहले चरण में 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई तो दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग हुई। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। दरअसल यहां पर 7 नवंबर को जब छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान होना था तो उससे कुछ ही दिन पहले महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी ने एक प्रेस नोट जारी किया और उस प्रेस नोट में कहा गया कि इस मामले में जो उनके पास मुख्य आरोपी है, जिसे उन्होंने इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिस शख्स का नाम रहा असीम दास, उसने दावा किया है कि उसने यहां छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। जैसे ही ये दावा किया गया उसके बाद से मानो राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। चुनाव सर पर थे और यहां पर विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह का प्रेस नोट ईडी के द्वारा एक केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा जारी किया गया, जिससे कहीं ना कहीं सूबे में भी हड़कंप मच गया। जरा ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला केस में जेल में बंद ड्राइवर असीम दास उर्फ बप्पा की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसने जेल के भीतर से ईडी डायरेक्टर को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि उसे साजिश कर फंसाया गया और कैश कुरियर बॉय बताया गया, जबकि उसने किसी कांग्रेसी नेता, सीएम भूपेश बघेल या वर्मा को पैसा नहीं पहुंचाया, आज तक उनसे मिला भी नहीं। इसी असीम के बयान को आधार बनाते हुए ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था कि उसके जरिए सरकार को 508 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। असीम ने कहा कि उसे 508 करोड़ के बारे में कुछ पता नहीं और उसने ईडी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया। असीम ने चिट्ठी में लिखा कि उसने बचपन के दोस्त शुभम सोनू उर्फ पिंटू से उसे अक्टूबर में दुबई बुलाया था। तो ये यहाँ पर ट्विस्ट इस मामले में आया। सबसे पहले ईडी के द्वारा जिस प्रेस नोट में यहाँ भूपेश बघेल का नाम शामिल किया गया कि 508 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्होंने ली है, उसके बाद अब इसी मुख्य गवाह असीम दास का सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ है, जिस वायरल पत्र में वो कह रहा है कि निष्पक्ष जांच की मैं मांग कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने किसी मुख्यमंत्री, किसी सरकार से कोई पैसा नहीं दिया है। अब यहाँ पर तमाम सवाल है जो इस पूरे मुद्दे पर खड़े हो रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपनी इस खास पेशकश में लेने वाले हैं, जिसका नाम है बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ है हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, स्वागत है आपका इस पेशकश में। तो अमन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से इस पूरे मामले को सबसे पहले यहाँ हवा खास तौर पर मिली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले और फिर इस मामले में यहाँ पर भूपेश बघेल का नाम आया, 508 करोड़ रुपए का जिक्र हुआ, लेकिन अब अचानक से अपडेट आती है, असीम दास का पत्र वायरल होता है जिसमें वो कहता है कि मैं तो मिला ही नहीं हूं मुख्यमंत्री से। तो क्या ये साजिश रची जा रही है? देखिए, बिल्कुल। और अगर पूरे के पूरे मामलों को देखा जाए तो बिल्कुल अपने आप में ये महत्वपूर्ण मामला बन जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इलेक्शन से ठीक पहले महादेव ऐप को लेकर तमाम सारी सुर्खियां हुई, तमाम सारी चर्चाएं इसको लेकर हुई, अखबारों में, तमाम मीडिया में इसको लेकर खूब बातें बनी और बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने और खूब तरह के आरोप जो है भूपेश बघेल पर लगा। ये तक कहा कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर 508 करोड़ या उससे भी अधिक की लेन देन का मामला इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आता है। असीम दास जो पहले ये बात निकल के आई कि उन्होंने कहा है कि भाई इतनी बड़ी रकम उन्होंने जो है मुख्यमंत्री तक
तक पहुंचाई है। तो उसके अलावा भी देखा जाए तो कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटी इस पूरे के पूरे मामले में नजर आए, हवाला के जरिए पैसे का लेन देन की बात हुई और ये तमाम तरह की बातें इसको लेकर आती रही। लेकिन अब जो चुनाव खत्म होने के बाद ये बात भी कहीं ना कहीं जगजाहिर हो रही है कि जो असीम दास है उसने जो खत लिखा है अब उसमें बताया कि भाई मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के बारे में मैंने नहीं कहा कि ये मैंने 500 से ज़्यादा करोड़ रुपए किसी को पहुंचाए हैं और ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जब उस जो असीम दास ने ये बात नहीं की अक्षय, तो आखिर इसके पीछे कौन है? कौन जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि को खराब करना चाहता था? कौन जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बैटिंग जो ऐप है इसके जरिए उनकी छवि को धूमिल करना चाहता था? इसको लेकर अब तमाम तरह के प्रश्न कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े होंगे और ज़रूर होंगे। और ऐसे में सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और एक तरीके से ईडी जो है केंद्र के इशारे पर काम करती है और तमाम तरह से ये आरोप लगते भी रहे कि जो केंद्र है वो अपने दबाव बनाकर ईडी के जरिए तमाम सारी अपनी राजनीति जो है वो रोटी जो सेकता हुआ नजर आता है। और यही पूरे के पूरे इस मामले में भी नजर आ रहा है कि ईडी भी सीधे तौर पर सवालों के घेरे में है कि जब उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था तो आखिर किस बिना पर इस पूरे के पूरे मामले में भूपेश बघेल का नाम निकलकर सामने आया और किस बिना पर, किस सबूत के आधार पर उन्होंने जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम इस पूरे के पूरे मामले में ले दिया। तो कुल मिलाकर भूपेश बघेल की छवि को देखा जाए तो धूमिल करने का प्रयास किया गया और वो भी ठीक एंड जो है चुनाव से ठीक पहले। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं और सबसे बड़ी जो कांग्रेस पार्टी के लिए सुकून वाली खबर होगी वो ये होगी कि मतगणना से पहले यानी 3 दिसंबर से पहले जो भूपेश बघेल के ऊपर एक तरह का आरोप लग रहा था, गंभीर आरोप था, उनके ऊपर से अगर ये आरोप हटता है तो ये उनके लिए बड़ी सुकून की बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाएगा कि अभी क्या असीम दास का ये बयान था, क्या ये पत्र फर्जी तो नहीं था, किस तरह का पूरा प्रोसेस था और जो ईडी ने आरोप लगाए थे उसका क्या आधार था। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये भी जरूर देखा जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर आने वाले दिनों में ये चीज भी देखी जाएगी कि यहाँ पर जो ये आरोप पत्र है क्या ये फर्जी है या यहाँ पर ईडी के द्वारा जो यहाँ पर प्रेस नोट जारी किया गया था उसमें कहीं ना कहीं कोई संशय है। इसके अलावा एक चीज और हम यहाँ पर बता दें कि लगातार ईडी की कार्रवाई पर केवल इस मामले में ही नहीं, जहां दिल्ली में यहाँ पर शराब नीति में कथित घोटाले का जिक्र चल रहा है, उसके ऊपर केस चल रहा है, एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है तो दूसरी ओर इस मामले में ईडी जांच कर रही है, तो वहां भी उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से पूरी जांच की प्रक्रिया रही है उस पर भी सवाल उठ रहा है। ऐसे में अमन जी, अगला सवाल मेरा आपसे छत्तीसगढ़ के विवाद को लेकर ही रहेगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो नाम भूपेश बघेल का आता है वो मतदान से पहले आता है और अब असीम दास का जो पत्र वायरल होता है वो मतदान के बाद आता है। तो ये जो समय चक्र है इसका क्या खेल लगता है? देखिए बिल्कुल, और ये जो पूरी की पूरी राजनीति इसके पीछे नजर आ रही है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का मामला सामने आना और अपने आप में ये कहा जाना कि भाई मुख्यमंत्री जो है बैटिंग ऐप के जरिए कहीं ना कहीं करोड़ रुपए का गबन घोटाला कर रहा है और तमाम सारे उसके लोग इसमें शामिल है, दुबई भगाने का उसको मामला सामने आने का हो या फिर कुछ और तथ्य सामने आने का हो, उसमें ये कहा गया सीधे तौर पर खुद प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं मंच से इस पूरे के पूरे घोटाले का नाम लिया और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का इसमें नाम का जिक्र किया। तो ऐसे में ये जरूर देखने को मिलेगा कि जिस तरह से अभी मामला आगे बढ़ेगा उसमें क्या वाकई ईडी के पास कोई सबूत था, कोई आधार था, उसके नाम पे उन्होंने जो है मुख्यमंत्री का जिक्र किया या यूं ही उन्होंने उनके नाम का जिक्र कर दिया। क्योंकि असीम जो है वो ये कह रहा है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे नहीं पता कि ये खत कहाँ से आया, उनके बारे में किस तरह से स्टेटमेंट निकल कर सामने आया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और जो खत में कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि मेरी किसी मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनसे लेन देन के बारे में कोई बात नहीं हुई। तो दो बात इसमें अक्सर आती है कि या तो पहले वाली बात सही है या फिर दूसरी वाली बात सही है, या पहले वाली बात गलत है या फिर दूसरी वाली बात गलत है। तो ऐसे में जो ईडी है इस पूरे के पूरे मामले में उसकी जवाबदेही बड़ी बन जाएगी, क्योंकि उसने किस आधार पर ये पूरे का पूरा जो आरोप था वो उनके ऊपर लगाया। और सबसे बड़ी बात कि अगर भूपेश बघेल इस पूरे के पूरे मामले में निर्दोष हैं तो क्या ये साजिशन उनकी जो छवि खराब करने का पूरा प्लान था, छवि खराब करने का पूरा जो कह सकते हैं कि चुनावों से पहले पूरा मामला था। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी भी जो है पूरी तरह से घिरती हुई नजर आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण वाली बात कि जब इस तरह के आरोप लगे हैं तो इनका आधार क्या था, फिर वही बात है कि किस बिना पे ये आरोप लगाए गए, ये जानना मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर निष्पक्षता के सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर ईडी पर, और न केवल इस मामले पर, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जिस तरह जांच ईडी अधिकारी कर रहे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहे, यहाँ पर जो तमाम तरह से यहाँ सुनवाई ईडी के इस मामले में चल रही है। दिल्ली की शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दिल्ली के रावजोनी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उस दौरान भी कई मरतबा यहाँ ईडी अधिकारियों को उनकी प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा फटकार भी देखने को मिली।
अमन जी, मेरा अगला सवाल ऐसे जी। में यही रहने वाला है कि ये जो पूरी यहाँ पर जो मसला है, अगर इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई आ जाती है और अगर इसमें यहाँ भूपेश बघेल जो है वो दोषी यहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं, हालांकि वो एक बहुत ही दूर की प्रक्रिया है, बहुत बाद की प्रक्रिया है, लेकिन अब अगर यहाँ पर कोई पुख्ता सबूत ईडी जो है जुटा लेती है यहाँ पर भूपेश बघेल के खिलाफ, तो क्या भूपेश बघेल की स्थिति भी यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल और यहाँ संजय सिंह की तरह दिख सकती है? देखिए बिल्कुल, और दूसरी बात महत्वपूर्ण अक्षय इसमें ये भी है कि ये जो पूरे का पूरा मसला है ठीक चुनावों के आसपास आया है, तो जो कांग्रेस पार्टी है वो यही बात कहने की लगातार कोशिश कर रही है कि ये पूरे का पूरा राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है। अगर किसी ने दोष किया है तो बाकी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से ठीक चुनाव के आसपास आकर इस तरह की बातों का माहौल बनाया जाता है, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, ईडी छापेमारी होती है, ईडी की तरफ से इस तरह से एक दबाव भी बनाया जाता है, तो समझ में यही आता है कि पूरे का पूरा जो मामला है वो पॉलिटिकल है और एक तरीके से जो सत्ताधारी पार्टी है, जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं, राजस्थान की बात कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक दबाव की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। जैसे दिल्ली में भी हमने देखा कि लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उनके सारे के सारे नेता जो है भ्रष्ट हैं, चूंकि ईमानदार होने का दावा केजरीवाल उनकी जो नेता करते रहे, तो ईडी के जरिए लगातार बीजेपी और जो केंद्र सरकार है वो ये कोशिश कर रही है कि जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं पर ज़्यादा से ज़्यादा रेड मारी जाए, उनके ऊपर आरोप लगाए जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो 90 से ज़्यादा % के मामले जो हैं सिर्फ विपक्षी दलों पर आते हैं, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं कि भाई इन्होंने सबसे अधिक गोपन घोटाले किए हैं। क्योंकि जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी उसके नेता में अभी कोई भी ऐसा आपको नजर नहीं आएगा जिसने कोई गलती गुनाह किया हो, जिसने कोई हेर फेर की हो, बल्कि सारे के सारे आपको जो आरोप हैं वो तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं उनके ऊपर लगते हुए नजर आएंगे। चाहे बिहार में आप देखें, चाहे आप झारखंड में देखें, वेस्ट बंगाल में आप देखें, राजस्थान में आप देखें, दिल्ली में आप देखें, तो जो विपक्षी दलों की पार्टियां हैं जिन जगहों पर, उनके राज्यों में सबसे अधिक ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई होती हुई नजर आती है। और यही वजह है कि लगातार जो लोग हैं वो यही बात कहते हैं कि भाई एक तरफा कहीं ना कहीं कार्रवाई बीजेपी जो सरकार है वो करती हुई नजर आ रही है, और लगातार जो दूसरे राज्यों में गैर जो दलों की सरकार है उनके ऊपर एक निशाना दबाव बनाकर उनकी जो पॉलिटिकल इमेज है उसको खराब करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो यही वजह है कि जो अब छत्तीसगढ़ में भी हमें देखने को मिल रहा है कि बिना किसी के पुख्ता सबूत के इस तरह की बातें कह दी गई होंगी क्या, बिना किसी आधार के इस तरह की बातें जो है भूपेश बघेल जो सीएम है, एक जिम्मेदार पद है, उनके खिलाफ ये बातें कही गई होंगी। तो कुल मिलाकर अब इसके ऊपर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक बड़ा स्टैंड लेती हुई नजर आएगी, और अगर इसमें ईडी कोई जांच जो उसने बताया था कि उसके पास सबूत है अगर वो सामने नहीं रख पाई, तो मेरे ख्याल से ईडी की इमेज पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर साफ किया अमन जी ने कि ईडी की जो यहाँ इमेज उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता हुआ यहाँ पर हमें दिखाई देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मतदान से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो इमेज उस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है और मतदान के बाद ईडी पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। तो ये प्रश्न चिन्ह का खेल है। अब वो जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, अब वो यहाँ पर ईडी पर लग गया, यानी कि जो प्रश्न चिन्ह का जो पाला है उसमें अब ईडी फंस गई है। जिस तरह से यहाँ पर ईडी ने असीम दास के बयान को आधार बनाकर प्रेस नोट जारी किया था और कहा था कि 508 करोड़ रुपए की यहाँ पर लेन देन हुई है छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच। उसके बाद अब उसी असीम दास का एक पत्र वायरल हुआ, जिस वायरल पत्र के आधार पर अब यहाँ जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी तो निर्दोष नजर आ रहे हैं, लेकिन ईडी पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली की कथित शराब घोटाले की यहाँ जांच ईडी अधिकारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल है जो ईडी अधिकारियों पर शराब घोटाले की जांच पर उठ रहे हैं। ऐसे ही अब यहाँ पर भी उठ खड़े हुए हैं। बहरहाल अब ये जो पूरा चुनावी माहौल है ये तो कहीं ना कहीं 3 दिसंबर को जाकर शांत हो जाएगा। 3 दिसंबर को यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ और भी बाकी 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे, लेकिन ये मामला कब शांत होगा और इस मामले पर अगला क्या ट्विस्ट यहाँ पर आने वाला है देखना जरूरी है। और इस प्रोग्राम में ये बात क्यों हो रही थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बात आखिर जरूरी है।